हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम 24 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एचटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप बात करें, यूपी टेट, सी टेट या एच टेट, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना एक्चुअल में जो लैटिन भाषा का जो ये पर्सोना शब्द है, इसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना शब्द से ही क्या बना है हमारा पर्सनैलिटी। देखिए, आप सभी ने रामलीला देखी होगी बचपन में, तो वहाँ पर जब आप रोल प्ले करने वाले कलाकारों को देखते थे तो वो क्या करते थे, एक मुखौटा पहन लेते थे और हम उस व्यक्ति को उसी रूप में डिफाइन करते थे। यानी कि अगर किसी ने रावण का मुखौटा पहन लिया तो हम क्या बोलते थे कि वो रावण है, वो राम है। तो वहाँ पर एक्चुअल में ये जो मुखौटा शब्द है कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। इसीलिए हमने लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द को चूज़ किया और वहीं से हमने क्या बनाया, पर्सनैलिटी। ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आती है कि व्यक्तित्व है क्या। एक्चुअल में किसी बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है और उस वक्त के मनोवैज्ञानिकों के दिमाग में भी यही बात आई होगी। तो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी समझ से हमें कुछ डेफिनेशंस दी जिससे हम व्यक्तित्व को समझ पाएँ। तो चलिए, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं पर हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जे.बी. वॉटसन की। जे.बी. वॉटसन, देखिए डेफिनेशंस बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी थी, पर हम यहाँ सिर्फ वही डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं। जे.बी. वॉटसन ने कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका निरीक्षण कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन के बाद आप उसकी जो भी क्रियाएं, जो भी उसका व्यवहार देखते हैं, वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। ठीक है। तो जे.बी. वॉटसन ने क्या कहा था, वास्तविक निरीक्षण और अवलोकन के पश्चात किसी भी व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहार का जो भी रूप पाया जाता है, व्यवहार का मतलब जैसा भी हमें समझ आता है कि ये बंदा किसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ये ऐसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है, ऐसा इसका बिहेवियर है। तो व्यवहार का जो भी रूप पाया जाता है, जो भी रूप पाया जाता है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है। किसने कहा था ये, जे.बी. वॉटसन ने। एक और बहुत फेमस डेफिनेशन है कैटल की। बहुत इजी सी डेफिनेशन दी थी इन्होंने और बहुत गहरी बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व वह है जो किसी व्यक्ति के बारे में ये बताता है कि वो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। मतलब आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कैसा कितनी भी बड़ी बात हो जाए उन लोगों को गुस्सा नहीं आता, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो वहाँ पर हम उस पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि बहुत अच्छा बंदा है, शांत बंदा है।
ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली थी कि व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में, या ये कह सकते हो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया करता है, कैसी प्रतिक्रिया करता है, वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है, वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के प्रति कोई भी व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, ये बात किसने बोली थी? आरबी कैटल ने। उसके बाद एक और परिभाषा लिखिए आइजैक की, ये भी बहुत फेमस है। आइजैक ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का जो सौंदर्य है, उसका जो स्वभाव है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, उसका जो सिचुएशन के प्रति जो रिएक्शन है, इन सबको मिला के कुछ जो स्थायी व्यवहार हमें दिखता है ना, वही व्यक्तित्व है। ये बात बोली थी हमारे आइजैक साहब ने। तो इस डेफिनेशन को आप कैसे लिख सकते हो? व्यक्ति की स्वभाव, सौंदर्य, शारीरिक बनावट, व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो व्यवहार का स्थायी, स्थिर, थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप, ठीक है, जो भी हमें थोड़ा बहुत उसका स्थिर स्थायी संगठन दिखता है, थोड़ा बहुत स्थायी स्थिर संगठन का अपूर्व समायोजन, यानी कि इन सब को मिलाकर जो हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, अपूर्व समायोजन व्यक्तित्व कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको रट लीजिए, नहीं रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, ताकि बाय चांस अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था। तो देखिए, जेबी वॉटसन ने कहा था, इसकी मेन बात ध्यान रखनी है आपको, वास्तविक निरीक्षण। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अवलोकन कीजिए, किसका अवलोकन कीजिए? व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहार का। ठीक है, किसने बोली थी ये बात? जेबी वॉटसन ने। कैटल ने क्या बोला था कि किसी भी सिचुएशन के प्रति कैसे वो बंदा रिएक्ट करता है, किसने बोला था? कैटल ने। आइजैक ने क्या कहा था कि उसका स्वभाव, उसका सौंदर्य, उसका शारीरिक बनावट, व्यवहार, इन सब का स्थिर संगठन क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो एक बार सीटेट में पूछा भी गया था और बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे भी मुझे लगता है ये पॉइंट क्वेश्चन के लिए तो है इम्पोर्टेंट, आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, इस पॉइंट पे भी आप इम्पोर्टेंट लिखिए। व्यक्तित्व वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पहले हैं तो दोनों साथ में, वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है, संयुक्त देन है। संयुक्त देन है, ये बात तो आपको समझ में आती ही होगी ना,
क्योंकि देखिए वंशानुक्रम का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। अगर माता पिता सुंदर है तो बच्चा सुंदर हो सकता है। तो हम जनरली तो क्या करते हैं, किसी बंदे की सुंदरता को देख के, उसकी शारीरिक बनावट को देख के बोल देते हैं कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बट वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बच्चा सुंदर था, उसको अच्छे से खाने पीने को नहीं मिला, कुपोषण का शिकार हो गया, या ये कह लीजिए कि उसको बोलना अच्छे से नहीं आता, वो समाज के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो क्या आप उसको अच्छी पर्सनैलिटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो यही बात बोली गई है कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है, ठीक है। अब सीटेट में क्वेश्चन क्या आया था, सीटेट में इसी बात को इन्होंने लिखा था कि हम क्या लिखें इसको, व्यक्तित्व वंशानुक्रम प्लस वातावरण लिखें, प्लस वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण, मतलब इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। तो बच्चों ने क्या किया, यहाँ संयुक्त देन सोच के प्लस का साइन टिक करके आए थे, बट ये रॉन्ग है। संयुक्त देन है, इसका मतलब कि दोनों साथ में हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की, जहाँ से मैं लिख के देती हूँ कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को समझाने की कोशिश की, उसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, इसी के बारे में बताती हूँ मैं पहले आपको। हिप्पोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पर, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया था, स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, हिप्पोक्रेट्स ने, इन्होंने स्वभाव के आधार पे लोगों को 4 भागों में बांट दिया था। वो 4 टाइप देखिए कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा था कि 4 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट है कफ प्रवृत्ति वाले, कफ प्रवृत्ति वाले। सेकंड इन्होंने कहा काले पित्त वाले, काले पित्त वाले। थर्ड इन्होंने बोला पीले पित्त वाले, पीले पित्त वाले। और फोर्थ इन्होंने कहा अधिक रुधिर वाले, अधिक रुधिर, रुधिर मतलब खून, अधिक रुधिर वाले। इन्होंने लोगों को इन 4 श्रेणियों में बांट दिया, यानी कि व्यक्तित्व के आधार पर, जैसा उनका व्यवहार लगा इनको, जैसे उनकी पर्सनैलिटी लगी, उस आधार पे इन्होंने 4 वर्गों में बांटा। तो समझिए इन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ काले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले के बारे में, ठीक है। इन्होंने याद रखने के लिए आप नेगेटिव साइन से याद रखिए, और काला वर्ड है तो आप समझ भी जाएंगे, एक तरह से नेगेटिविटी का ही सिंबल है। तो काले पित्त वाले श्रेणी में इन्होंने ऐसे लोगों को रखा जो आंतरिक रूप से भी कमज़ोर थे और बाह्य यानी कि शारीरिक रूप से भी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन से याद रखिए, ऐसे लोग कैसे मिलेंगे, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर, और वैसे भी कैसे होंगे, शक्तिहीन, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे लोग निराशावादी भी मिलेंगे, निराशावादी, ठीक है। और फिर आप याद कीजिए अधिक रुधिर वाले, अधिक रुधिर वाले यानी कि बहुत ज़्यादा खून वाले। तो ऐसे लोग कैसे होंगे, खून किस में ज़्यादा होगा भाई, जो खुश रहेंगे, है ना, जो किसी बात की टेंशन नहीं लेते होंगे। तो आप इसको याद कीजिए पॉजिटिव साइन से, अधिक रुधिर वालों को। और इसमें कैसे लोग आएंगे,
जो संवेगात्मक रूप से भी मजबूत है, संवेगात्मक यानी कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन से याद रख लीजिए इस श्रेणी में उन्होंने कैसे व्यक्तित्व को रखा। संवेगात्मक रूप से मजबूत, ठीक है, और शारीरिक रूप से भी कैसे हैं ये, शक्तिशाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कफ प्रवृत्ति वाले। देखिए कफ प्रवृत्ति वालों में इन्होंने रखा नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब है, पहले हम आंतरिक गुणों की बात कर रहे हैं, देखो संवेगात्मक रूप से, इसलिए मैंने पहले नेगेटिव साइन लगाया, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वो आंतरिक रूप से कमज़ोर मिलेगा। तो ऐसे लोग कैसे हैं, ये भी संवेगात्मक रूप से कमज़ोर थे, पर ये लोग शारीरिक रूप से, पॉजिटिव साइन है ना, सेकंड मैंने शारीरिक रूप से बोला है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए साइन सिंबल दिया है, तो ये लोग शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे, शारीरिक रूप से शक्तिशाली। ठीक है, अब बात करते हैं पीले पित्त वाले। ये लोग देखिए सिंबल से बताइए आप मुझे कैसे लोग रखे होंगे इन्होंने, पॉजिटिव इंटरनली, ठीक है, आंतरिक रूप से बात कर रहे हैं ना हम पहले साइन की, तो ये लोग संवेगात्मक रूप से तो मजबूत थे, ठीक है, संवेगात्मक रूप से मजबूत, पर फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, नेगेटिव, यानी कि वैसे कैसे थे ये, कमज़ोर, शक्तिहीन। ठीक है, तो ये था हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, इन्होंने ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रैशमर और शेल्डन का, उन्होंने शारीरिक आधार पे वर्गीकृत किया था। उसके बाद जुंग और आइजैक का पढ़ेंगे, उन्होंने किया था सामाजिकता के आधार पर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हिपोक्रेट्स ने किया था स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण, और इन्होंने 4 तरीके से इसको विभाजित किया था, 4 वर्गों में बांटा था। कफ प्रवृत्ति वाले लोग यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, काले पित्त वाले लोग यानी कि नेगेटिव नेगेटिव, पीले पित्त वाले लोग यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, और अधिक रुधिर वाले पॉजिटिव पॉजिटिव। और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इन 2 से याद रखिए, काले को नेगेटिव नेगेटिव से, अधिक रुधिर वाले को पॉजिटिव पॉजिटिव से, ये 2 फिर आपको बड़ी ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रैशमर और शेल्डन की। क्रैशमर और शेल्डन और इसके बाद जुंग और आइजैक, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है पीजीटी में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, आप लिख के ले लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सेकंड वर्गीकरण है, इन दोनों का भी मैं आपको साथ में ही करवाऊंगी, क्रैशमर और शेल्डन। इन्होंने वर्गीकरण किया था किस आधार पे, शारीरिक आधार पे, शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था इन्होंने। ठीक है, तो क्रैशमर ने 3 वर्गों में बांटा था। फर्स्ट है पिकनिक, सेकंड है एथलेटिक, एथलेटिक इसको भी मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगी, दोनों को साथ में करवाऊंगी, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग करवाने वाले इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। लेप्टोसोमेटिक, ठीक है, तो क्रैशमर ने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया था, पिकनिक, एथलेटिक, लेप्टोसोमेटिक। अब इनमें किस तरह के लोग आएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले आप शेल्डन का भी वर्गीकरण देख लीजिए। शेल्डन ने कहा था कि 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह का व्यक्तित्व है, एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, सेकंड है मेसोमॉर्फिक, और थर्ड है हमारा एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अब व्यक्तियों को देखते हैं इन्होंने किस तरीके के व्यक्तियों को
कौन सी श्रेणी में रखा। ठीक है, याद करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एथलेटिक। एथलेटिक देखिए गेम से संबंधित लग रहा है आपको। ठीक है, तो खेल में कैसे लोग जाएंगे, जो हट्टे कट्टे होंगे, है ना, जो चुस्त होंगे। तो एथलेटिक में ऐसे लोगों को रखा गया जो चुस्त, शक्तिशाली, लंबे चौड़े, ठीक है, और समय के भी पाबंद, क्योंकि प्लेयर्स देखिए रूल के बहुत, अगर वो टाइम पे नहीं जाएंगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तो वो अच्छे प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो ये समय के भी पाबंद होते हैं। ठीक है, खुश रहने वाले होते हैं, चुस्त होते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक के अंदर इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को रखा, किसने, क्रैशमर ने। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो शेल्डन का जो मीसोमॉर्फिक टाइप था उसमें भी ऐसे ही व्यक्तित्व को रखा गया था, यानी कि ऐसे ही लोगों को रखा गया था जो चुस्त हैं, शक्तिशाली हैं, लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता है कि शेल्डन का मीसोमॉर्फिक क्रैशमर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा है। तो आपको वो 3 ऑप्शन दे देगा, 4th कोई और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है मीसोमॉर्फिक और एथलेटिक ये दोनों सेम है, यानी कि इन दोनों की पर्सनैलिटी सेम है। इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर जो पर्सनैलिटी आएगी वो सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेप्टोसोमैटिक की। लेप्टोसोमैटिक के अंदर ऐसे लोगों को रखा गया जो शक्तिहीन है, कमज़ोर है, यानी कि शक्तिहीन, निराशावादी। ठीक है, शक्तिहीन है, निराशावादी हैं, चिड़चिड़े हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते, ऐसे लोगों को कौन सी श्रेणी में रखा गया, लेप्टोसोमैटिक में। और अगर हम शेल्डन का वर्गीकरण देखें तो शेल्डन का जो एक्टोमॉर्फिक था, एक्टोमॉर्फिक के अंदर भी यही पर्सनैलिटी आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्टोमॉर्फिक शेल्डन का एक्टोमॉर्फिक क्रैशमर के कौन से वर्गीकरण के कौन से प्रकार से मिलता है, तो ध्यान रखना है लेप्टोसोमैटिक। ठीक है, अगर वो पर्सनैलिटी नहीं पूछेगा तो आपसे नेम पूछ लेगा, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ करवाया है कि लेप्टोसोमैटिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के अंदर जो भी व्यक्तित्व आएगा वो सेम है। अब हम बात करते हैं पिकनिक और एंडोमॉर्फिक की। अब देखिए जो लोग पिकनिक पे जाएंगे वो कैसे होंगे, खुश रहने वाले होंगे, है ना। जर्नल अगर हम उनका नेचर देखें तो पिकनिक में जो क्रैशमर ने जिन लोगों को रखा वो कैसे थे, खुश रहने वाले, मोटे, कदमे छोटे, ठीक है, कदमे छोटे, सुस्त। ठीक है, मतलब पिकनिक पे जाने वाले लोग ना, आप ऐसे समझ के चलो कि उनको कोई काम नहीं है, खाओ पियो मौज करो सो जाओ। ठीक है, तो अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो गोलू मोलू से हो जाएंगे ना। तो पिकनिक में उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को रखा जो मोटे हैं, गोलू मोलू से हैं, हाइट भी उनकी कम है और उनको आराम करना बहुत पसंद है, बहुत लेज़ी हैं पर हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस अपना खाओ पियो और आराम करो। ठीक है, आराम प्रस्थ। ठीक है, और सामाजिक रूप से ये अच्छे होते हैं, मतलब सामाजिक रूप से लेप्टोसोमैटिक और एक्टोमॉर्फिक असमायोजित बोल सकते हो आप इनको होते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से ये ठीक होते हैं। तो पिकनिक और एंडोमॉर्फिक के अंदर जो कैरेक्टर आया वो कैसा था, गोलू मोलू से लोग थे इसके अंदर, छोटे से गोलू मोलू से हमेशा आराम करते रहते थे। ये किसके अंदर आ गए, पिकनिक के अंदर। ठीक है, तो क्रैशमर और शेल्डन के नाम याद रखिएगा। एंडोमॉर्फिक पिकनिक के साथ मिलता है, मेसोमॉर्फिक का कैरेक्टर एथलेटिक के साथ मिलता है, एक्टोमॉर्फिक का लेप्टोसोमैटिक के साथ मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जुंग और आइजैक का वर्गीकरण। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। जुंग, इसको आप युंग भी बोल सकते हो क्योंकि कुछ बुक में युंग मिलता है, कुछ में जुंग।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है आइजैक। तो ये जो दोनों मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पर्सनैलिटी को सामाजिकता के आधार पर वर्गीकृत किया था, ठीक है, सामाजिकता के आधार पर, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट तो आपके पास वैसे ही हो गए। हिपोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पर, क्रैशमर और शेल्डन ने शारीरिकता के आधार पर, जुंग और आइजैक ने सामाजिकता के आधार पर, ठीक है। तो जुंग ने कहा था सामाजिकता के आधार पर, जब इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन क्या बोलूँ मैं, ये लगा लीजिए कि वर्गीकृत किया, तो इन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। इन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप इनके वर्गीकरण पे, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और थर्ड है एम्बिवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी, सेकंड है बाह्यमुखी और थर्ड है हमारा उभयमुखी। जुंग ने कहा कि अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी आती है जो अपने आप में, मैं एक एक लाइन लिखवाऊंगी, उसी से आप उस बंदे का पूरा व्यक्तित्व समझ जाइएगा, क्योंकि एक बात से ही हमें उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो देखिए, जो अंतर्मुखी लोग हैं ये अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। इसी बात से समझ जाइए कैसे होंगे, अपने आप में रहना पसंद, ठीक है, यानी कि इनके दोस्त कम मिलेंगे आपको, है ना, सामाजिकता कम होगी इनके अंदर। और जो बाह्यमुखी हैं ये कैसे होते हैं, मिलनसार, ठीक है, मिलनसार हैं, खूब सारे दोस्त मिलेंगे, मिलनसार हैं तो मित्र संख्या अधिक। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इतने मिलनसार हैं, इतने सारे फ्रेंड्स रखते हैं, समाज में घुल मिल के रहते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, जुंग के वर्गीकरण के अनुसार सामाजिकता से परिपूर्ण व्यक्तित्व कौन सा है? तो क्या आंसर आएगा आपका, बाह्यमुखी, क्योंकि यही जो हैं वो समाज के साथ, समाज से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, सामाजिकता से परिपूर्ण। और थर्ड इन्होंने कहा उभयमुखी, जो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी के समायोजित कड़ी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब ठीक है, ये मतलब अपने आप में भी रहते हैं, बट अगर कोई आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, उसका अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, बट इनको खुद कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा किसी दूसरे के घर आना जाना, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये समायोजित कड़ी है, समायोजित कड़ी, ठीक है, ये समायोजित कड़ी मानी जाती है। सामाजिकता भी होती है इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, इनके अंदर कम होती है, ठीक है। ये वर्गीकरण किसने दिया था, जुंग ने। अब हम बात करते हैं आइजैक की। तो जो आइजैक साहब थे उन्होंने भी सामाजिकता के आधार पर पर्सनैलिटी को वर्गीकृत किया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि 4 तरह का वर्गीकरण दिया इन्होंने पर्सनैलिटी का। सबसे पहले वही इंट्रोवर्ट जो अभी हमने पढ़ा है जुंग का, सेम वही था इनका भी। सेकंड है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। थर्ड है न्यूरोटिक और फोर्थ है साइकोटिक, ठीक है। तो ये 2 इन्होंने अलग बताए थे जुंग से, तो हम इन 2 के बारे में ही पढ़ लेते हैं। इन 2 का तो आप पढ़ ही चुके हो, इतना मुश्किल तो है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोटिक की। इसको भी मैं एक लाइन से ही ख़त्म करूँगी। साइकोटिक यानी कि साइको,
कई बार हम बोल देते हैं ना, अरे साइको है क्या यार, तू हर बात पे उल्टा ही बोलता है। तो ये साइकोटिक लोग ऐसे होते हैं, इनको समाज के अंदर भर भर के कमियां नज़र आती हैं, समाज में कमियां, ठीक है, या ये कह सकते हो समाज से इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मतलब ये समाज में इतनी कमियां निकाल सकते हैं, उनके हर रूल पे इनको ऑब्जेक्शन है, ठीक है, उनकी संस्कृति पे ऑब्जेक्शन है। मतलब समाज के अंदर जो भी हो रहा है ना, जो भी रूल्स जो बनते हैं, जो हम फॉलो कर लेते हैं नॉर्मली, बट ऐसे लोगों को उनसे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो समाज में कमियां निकालना ऐसे लोगों का काम है। ऐसे लोग साइकोटिक की श्रेणी में रखें। और न्यूरोटिक के अंदर इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व आता है जिसको खुद से ही प्रॉब्लम है, ठीक है, खुद से प्रॉब्लम का क्या मतलब कुछ भी गलत हो जाए ना, घर में हो जाए, स्कूल में हो जाए, कहीं भी कुछ भी गलत हो जाए, ऐसे लोगों को लगता है कि मेरी वजह से ही हुआ है, ठीक है। न्यूरोटिक लोगों को खुद से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको सारी गलतियाँ, सारी गड़बड़ जो भी होती है, इनको लगता है कि हमारी वजह से हुई है। और ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, आप समझ ही सकते हैं, चिड़चिड़ापन तो मिलेगा ही, ठीक है, बहुत गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व को इन्होंने न्यूरोटिक की श्रेणी में रखा था, ठीक है। ये था हमारा आइजैक का वर्गीकरण। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेडमैन और रोजमैन की, ठीक है। वैसे जुंग और आइजैक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम फ्रेडमैन और रोजमैन का भी एक बार तो पढ़ेंगे। फ्रेडमैन और रोजमैन, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वह व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया था, ठीक है। व्यक्ति के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इन्होंने जो पर्सनैलिटी है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ए एंड बी, ठीक है। शॉर्ट में समझो तो ए के अंदर इन्होंने ऐसे लोगों को रखा जो आदर्शवादी होते हैं पर दुखी होते हैं, ठीक है। क्या मतलब मैम, आदर्शवादी और दुखी का क्या मतलब ऐसे लोग जो रूल्स को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब उनका हर चीज़ का टाइम फिक्स है, खाने से लेके सोने तक का, ठीक है। मतलब उनको 7 बजे चाय पीनी है, 8 बजे नहा लेना है, 9 बजे टीवी देखना है, 10 बजे फिर कुछ और काम करना है, मतलब उनका हर चीज़ का टाइम फिक्स है। वो है ना, मतलब रूल्स को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि उसी की टेंशन लेके बैठ जाते हैं। मतलब अगर उनको 7 बजे चाय नहीं मिलेगी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसे लोग जो आदर्शवादी होते हैं बट बहुत दुखी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर, अब आप समझ ही गए होंगे एग्जाम्पल से, इनके अंदर गुस्सा होता है, ठीक है। और ऐसे लोगों की एक और ख़ास बात होती है कि ये समय के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाते, समय के अनुसार बदलाव में कठिनाई, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही चल गया कि समय के पाबंद, ठीक है। और अगर ये कोई लक्ष्य चूज़ कर लेना, मतलब किसी बात को ठान ले कि मुझे ये करना है, जब तक वो काम पूरा नहीं करेंगे तब तक ये शांति से नहीं बैठेंगे। ऐसे लोग होते हैं ये ए पर्सनैलिटी वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी के अंदर इन्होंने रखा यथार्थवादी और सुखी लोगों को, ठीक है। यथार्थवादी और सुखी मतलब मैम, मतलब फिर भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे। देखिए, यथार्थवादी और सुखी लोग मतलब ये रूल्स को फॉलो भी करते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे इतने टाइम पे ये खाना चाहिए, मैं ये वहाँ जाऊँगा इस टाइम पे, तो ऐसा इनका कुछ फिक्स नहीं है। ये वो रूल्स फॉलो करते हैं जो नेसेसरी हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में जा रहा है कोई बच्चा या कोई टीचर है, ठीक है, वो यथार्थवादी है, इनके बी कैरेक्टर में आता है, ठीक है, बी श्रेणी में आता है। तो वो कैसा है,
मतलब स्कूल में जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन ही रूल फॉलो करता रहता है, ठीक है। जैसे उसको कंफर्टेबल लगता है वो वैसे रहता है, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ये रूल्स को फॉलो भी करते हैं, नहीं भी करते, समय के पाबंद होते भी हैं, नहीं भी होते, ठीक है। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते भी हैं पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। और एक और ख़ास बात इनकी क्या है कि ये समय के अनुसार अपने आप को ईज़िली चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समय के अनुसार चेंज होने का जो गुण है इनके अंदर वो मिलता है, मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये था फ्रेडमैन और रोजमैन का वर्गीकरण। इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ए और बी। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप मेन तो, कि ए के अंदर इन्होंने आदर्शवादी और दुखी लोगों को रखा, बी के अंदर इन्होंने यथार्थवादी और सुखी लोगों को रखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और आप सभी को पता है किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।